जयपुर पुलिस हर्षित को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 8 साल का बच्चा जो लापता है। यह है हर्षित का घर, जहां से वो गायब हुआ। वो स्कूल से लौटा और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खेलकर वो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। और उसके बाद वो कहां गया, किसी को कोई खबर नहीं। 35 आदमियों का परिवार है और सुबह का टाइम था, दोपहर भी नहीं थी। कोई सो गया, कोई धूप में बैठ गया। 11 बजे सब खाना बनाते हैं, नहाते धोते हैं। किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, आते देखा जाते नहीं देखा। रोज की तरह हर्षित सुबह स्कूल गया। उस दिन उसका अंग्रेजी का हाफ ईयरली इम्तिहान था। प्रातः 7:30 बजे वह विद्यालय के अंदर इंग्लिश फर्स्ट का एग्जाम देने आया। 10:30 बजे एग्जाम उसका छूटा। हर्षित के ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसे सुबह 10:45 पर घर वापस छोड़ा। अभी 7:30 बजे छुट्टी हुई थी स्कूल की। 11:15 स्कूल के बच्चे को घर पर छोड़ दिया था। हर्षित हमारे साथ था और उसको हमने ऑटो से उतरते हुए देखा था और उसको अंदर जाते हुए देखा था। लोगों का कहना है कि वो सीधा हवेली के अंदर आया, कुछ देर खेला और फिर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। इस हवेली में 35 लोग रहते हैं, सभी सगे संबंधी, बिल्कुल एक संयुक्त परिवार की तरह। इसी परिवार का एक बच्चा हवेली में दाखिल होता है और अपने घर पहुंचने के ठीक पहले वो गायब हो जाता है। और इतने बड़े परिवार के एक भी सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं लगती। दोपहर के 12:45 पर हर्षित के दादा ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक पूरा दिन गुजरने के बाद भी हर्षित की कोई खबर नहीं थी। शाम 5:30 बजे हर्षित के घर से 70 किलोमीटर दूर चेनानी रेलवे स्टेशन के पास गेटमैन मोहनलाल मीना ने एक अस्वाभाविक चीज देखी। उधर से मोटरसाइकिल लाइट दिखी तो वो आके सिग्नल के पास में खड़ी कर दी गाड़ी को। सिग्नल के पास में गाड़ी खड़ी करके वो लाइन में चढ़ा। लाइन में चढ़ के वापस नीचे उतर गया। नीचे उतर के दोबारा चढ़ा और दोबारा चढ़ के वो क्या डाला क्या नहीं डाला ये मेरे को मालूम नहीं। उसके बाद में लाइन बीच में जाके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मेरे को कुछ सामान दिखा। मोहनलाल मीना ने तुरंत चनानी स्टेशन पर नियुक्त सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी दी। जयपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन के आने का समय हो चला था। हमने एसएस अशोक जी को गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा और हम घटनास्थल पर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे किलोमीटर 3 वो क्षेत्र 3-4 के बीच में अब आउटर सिग्नल के अंदर एक बोरी पड़ी हुई थी। बोरे के अंदर एक लाश थी। पुलिस ने हर्षित के पिता मुकेश सोनी को सूचित करते हुए उन्हें सुबह 5:30 बजे तक चनानी पहुंचने के लिए कहा। लाश पर मिली हर एक चीज इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो लाश हर्षित की ही है। जीआरपी सवाई माधोपुर का एरिया पड़ता था, वहाँ संपर्क किया गया तो बच्चे का वही उसकी ड्राइंग बॉक्स है, उसका 3री क्लास का इंग्लिश का पेपर है। लेकिन जब तक माँ बाप खुद आकर लाश को पहचान नहीं लेते, ये बात पुख्ता नहीं हो सकती थी कि वो शव हर्षित का था। हर्षित के पिता के लिए ये मानना तकरीबन असंभव था कि वो लाश उनके बेटे हर्षित की ही थी। पुलिस वाले वहाँ पे ले गए। चिन्नानी स्टेशन नहीं होला, आओ आपका बच्चा देखते हैं, कोई हो सकता है कोई दूसरा हो, आपका न हो। अगले दिन सुबह शिनाख्त की सारी कार्रवाई खत्म हुई। हर्षित सोनी नहीं रहा, शव उसके पिता को दे दिया गया। हर्षित की हत्या गला घोंट कर की गई थी। पुलिस जांच कर रही है
और उस हत्या के बीच की इस कड़ी को सुलझाने में कुछ सुराग भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि इस जुर्म में हवेली के ही किसी सदस्य का हाथ है। जाति दुश्मनी या बदला इसका कारण हो सकता है। पुलिस के मुताबिक शायद अपहरण करने वाले हर्षित को इस पिछले गेट से लेकर गए होंगे और फिर पास के किसी घर में ले जाकर उसकी हत्या कर डाली। पड़ोस के एक बच्चे ने, जो कि पतंग उड़ा रहा था, उसने देखा कि ये बच्चा स्कूल से आया, अंदर गया और कुछ समय बाद वापस बाहर निकला और निकल के और जो मकान के साइड में एक गली है वहां तक वो आया। क्यों हुआ हर्षित? हर्षित के पिता मुकेश सोनी शहर के नामी गिरामी जौहरी हैं। हर्षित के दादा सूरज सोनी का भी शहर में काफी नाम है और वो स्थानीय व्यापार मंडल के मुखिया भी रह चुके हैं। वो चादर जिसमें हर्षित का शव मिला अब तक इस पूरे केस में मुख्य सुराग बन गई है। पुलिस के अनुसार शायद वो चादर हर्षित का गला घोटने में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस का मानना है कि हत्यारे वो बोरा जिसमें हर्षित का शव मिला रेल की पटरी पर रखना चाहते थे। शायद वो इसे एक रेल दुर्घटना का रूप देना चाहते थे। एक पिता होने के नाते आपको क्या लगता है कि आप जो और माँ बाप हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल से आ जाए, स्कूल ऑटो वालों को ये कहो कि भाई आवाज़ दे के माँ बाप को घर संभला के जाए बच्चा, और माँ बाप विशेष ध्यान रखे बच्चों का। सर, ये जानना था कि केस अभी कहाँ तक पहुँचा है, कुछ सुराग मिले हैं या बात कितनी आगे बढ़ी है? हर्षित और हत्याकांड है, ये हमारे रेंज आईजी साहब और एसपी साहब के क्लोज सुपरविजन में बहुत ही सीनियर अधिकारियों की एक टीम है, वो इसमें लगी हुई है और बहुत जल्दी हम इन मुलजिमों को पकड़ लेंगे। हर्षित ने 11 दिन पहले ही अपना 8वां जन्मदिन मनाया था और एक घिनौने इंसान ने उसकी हत्या कर दी। अब बाकी रह गई है तो एक लंबी उदासी और सिर्फ 8 साल की जिंदगी की यादें। हत्यारों को तो पुलिस ढूंढ ही लेगी, लेकिन एक मां ने अपना बेटा खो दिया। उसको तो हर चीज़ का ही शौक था, जैसे काइट उड़ाना उतना बहुत पसंद करता था। वो स्कूल से आते सीधा ऊपर छत पे जाके पतंग उड़ाता था। वो तो कुछ भी बात होती थी ना उसके पापा से बोलता था, मतलब मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। उसको दूध चाय भी अपने हाथों से पिलाते थे, इतने बड़े को भी। उसको खाना ही नहीं आता था, खाना हाथ से। हर्षित नहीं रहा, लेकिन आसमान पर उसका नाम अक्सर लिखा दिखेगा, उन पतंगों पर जिन्हें उड़ाने में हर्षित को बहुत मजा आता था। ध्यान रखिए, हमारे बच्चों का किसी अजनबी के साथ मिलना जुलना एक संकेत हो सकता है उन पर मंडराते हुए खतरों का। पर कई बार हमारे अपने और परिचित ही हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं और शिकार बनते हैं मासूम बच्चे। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले 12 साल के सिमरन की। जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। करणदीप उर्फ सिमरन का घर, जहां ग्लास फिटिंग का काम चल रहा था। एक शाम को ठेकेदार का बेटा वसीउर रहमान ये देखने कि काम कैसा चल रहा है वहां आया। राज बहादुर सिंह के 12 साल के लड़के सिमरन को वो अपने साथ ले गया, ये कहकर कि फिटिंग के लिए नया ग्लास लाने में उसकी मदद हो जाएगी। 6 बजे गैप करके ले गया, मेरे को कहा नीचे जा तू। मैं नीचे चल गया, उसके बाद गैप कर लिया उसने। मैंने उस लड़के से पूछा तू इसको कहाँ लेके जा रहा है, तो लड़का आगे से कहता है कि मैं इसको आगे अपना एक काम पे लेके जा रहा हूँ, कुछ काम इसे शीशा पकड़वाना है। तो करणदीप से मैंने पूछा घर पे बताया तूने,
तो उसने वो कुछ बात नहीं कही, वो हंसते हंसते चला गया। उस शाम सिमरन घर वापस नहीं आया। राज बहादुर सिंह के घर पर 4 दिन से ग्लास का काम चल रहा था। ठेकेदार शफीक रहमान और उसका लड़का वसीउर रहमान वहां काम के सिलसिले में रोज आते थे। उस शाम से पहले तक वसीउर रहमान के रोज आने पर किसी को कोई एतराज नहीं था और ना ही उसके इरादों पर कोई शक था। पहली बार शाम को आया मेरे पास, कहते बाकी ये खिड़कियाँ बाकी हैं आपकी, उनमें शीशा लगवा लीजिए। मैं कहा भी इसमें थोड़ा काम बाकी है, काम होने के बाद ही आपसे शीशा लगवाएंगे। मैं चला गया गुरुद्वारे, पीछे से आया है और बच्चे को बैठा के ले गया साथ अपने। तो जब मैं घर आया हूँ मुझे लगा पता कि वो ले गया। मैं क्यों ले गया भाई, क्या काम था? कहते शीशे उठा के ले गया। हमें शक हो गया, इमीडिएटली वी हैव इन्फॉर्म पुलिस। राज बहादुर सिंह और जो है उनके बड़े भाई हरमिंदर सिंह जो है कि मुझे थाने में मिले थे। उन्होंने मुझे घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए और इस एक कंप्लेंट दी थी, जिस पे मैंने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया। चौबीस घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने ताऊ को पकड़ लिया। वसीमुर रहमान उर्फ गुड्डू और फहीम 2 जवान लड़के। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे की गई थी सिमरन के अपहरण की साजिश और उसके बाद की उनकी की गई घिनौनी हरकतों के बारे में। क्या प्लान किया? प्लान पूरी खोल के बताओ अपने प्लान। सरदार जी के घर पे गया था उनसे पैसे लेने। हमारा शीशे का काम चल रहा था उनके घर में, तो उनके पास ज़्यादा पैसे थे तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने अगर ऐसा उनको उठा दें तो पैसे मिल जाएंगे। इसने बोला कि पैसों की जरूरत है, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। पैसे की क्यों जरूरत है? किस काम के लिए पैसे की जरूरत है? पता नहीं, इसे बाइक लेनी थी। वसीउर रहमान और फहीम बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से सिमरन को उसके घर से कहीं दूर ले गए। कमरा ढूंढा, कोई मिला नहीं यहाँ। मैंने भी ढूंढा, इसने भी ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर सर एक दिन हम लोगों ने कहा कि इसको लेके चलते हैं। सर हमारे पास में एक ही हेलमेट था, फिर हमने एक हेलमेट खरीदा रास्ते में से। कौन सी जगह से खरीदा? ये बुराड़ी के आगे से थी, वहाँ से हेलमेट खरीदा। कितने पैसे दिए थे हेलमेट? 100 रुपये दिए थे। गाजियाबाद की ओर जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। जाते जाते हमारा रास्ते में एक बार एक्सीडेंट भी हुआ। चोट किस किस को लगी थी? मुझे चोट लगी थी बस। सिमरन को भी चोट लगी? नहीं सर, उसे नहीं चोट लगी थी। फिर मैंने एक गली सी देखी, बड़ा अंधेरा सा था उसमें, मैंने उसमें मोड़ दी गाड़ी। उसमें अंधेरा है, गाजियाबाद के अंदर है सर। वसीउर रहमान और फहीम सिमरन को गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ पर कोई रोलर जो सड़क बनाते हैं ना, वो खड़े थे। सिमरन को बंधक बनाने के लिए सही जगह की तलाश में वसीउर रहमान और फहीम दिल्ली से गाजियाबाद तक आ पहुंचे, लेकिन उन्हें उपयुक्त जगह नहीं मिली। एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने सिमरन को मारने का फैसला किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा उस बच्चे को? अब किसी कमरे का तो सर हुआ नहीं जुगाड़। फिर हमने सोचा अगर इसको छोड़ेंगे तो ये सबको जाके बोल देगा। मैंने ईंट लाके, अब ये कह रहा है एक मारी, फिर इसने कहा कि जल्दी आ जल्दी आ। मैं आया, आकर मैंने देखा वो आदमी था। वसीउर रहमान और फहीम सिमरन को मारने ही वाले थे कि एक भोलेराम नाम के बूढ़े आदमी ने उन्हें देख लिया। मैंने देखा अब 2 आदमी एक आदमी को दाबे हुए हैं और उसके कुछ मार रहे थे ईंट वगैरह। मैंने कहा क्या ये क्या बदतमीजी है? वो कहने लगे भाई बुढ़े वहीं खड़ा रहिए, गोली मार देंगे। लेकिन वसीउर रहमान और फहीम ने उस बूढ़े आदमी को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। तो हमने भी रौब से बोला कि भाई क्या कर रहा है, यहीं रुक जा, पीछे हो जा। वसीउर रहमान और फहीम ने सिमरन को मार डाला। हमला होते ही सिमरन मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज दबा दी गई। ऐसे ही गिरा दिया था सर हमने। फिर आगे दिखाना इसको कैसे गिराया? नीचे गिरा दिया था। नीचे आगे से आगे तक
शीशी गिर गया था, मैं इसको करता तो ये उधर फोन पे बात कर रहा था, मैंने बुला लिया, वो मेरा हाथ वाथ मार रहा था। वो बच्चा चिल्लाया था या नहीं, उसने शोर मचाया? वो यही कह रहा था कि मुझे जाने दो, और बस एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा मुंह पे से हाथ हट गया था तो वो एकदम बोला। जब वसी और रहमान और फहीम को कोई भी हथियार नहीं मिला तो उन्होंने वहां पड़ी ईंटों से ही सिमरन को मार डाला। कुछ मिल ही नहीं रहा था हमारे पास, कोई हथियार भी नहीं था। आगे को गया, एक ईंट उठा के लाया मैं, फिर सर पे मारी थी तो ईंटें मैंने फटाफट बाइक घुमाई अपनी मोटरसाइकिल, मैंने इसको कहा मैंने छोड़ और आ जा, ये तो पकड़े जाएंगे। अगले दिन गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस थाने में कहीं पर एक लाश मिलने की जानकारी आई। पुलिस कर्मचारी उस जगह पर तुरंत पहुंच गए। एक बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। उस सूचना पर हम आनंद फानंद सभी लोग यहाँ पर आए, देखा तो एक बच्चे के यहाँ पे लाश पड़ी थी और सर कुचला हुआ था उसका, ईंटों वगैरह से सिर कुचला हुआ था। बड़े बड़े बाल थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये जाति से सरदार है। हमने भी जाके इनकी बॉडी को आइडेंटिफाइड किया, हरमिंदर ने और उसके फादर ने, उनके 2 चाचाओं ने। पुलिस वालों ने हमें बताया कि ये बच्चा उन्होंने मार दिया है और वहाँ अपनी बॉडी को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर हम गाज़ियाबाद गए बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए और ये आइडेंटिफाई द बॉडी। सिमरन अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, एक मासूम बच्चा जो वसी उर रहमान की बातों में आकर उसके साथ चला गया, इस जोश में कि वो भी घर बनाने में अपने माँ बाप की मदद करेगा। सिमरन के माँ बाप बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। सिमरन की बड़ी बहन अब अकेली है, उसे कोई चिढ़ाने वाला नहीं रहा और उसका दोस्त जिसे खेलने के लिए कभी भी सिमरन आवाज नहीं देगा। जनता से मैं ये बोलूँगा जो भी कारीगर रखो बगैर आइडेंटिफिकेशन के मत रखें अपने पास, और बगैर जब तक कार्रवाई ना हो और बिल्कुल जब तक उसके पास खड़े होकर काम करवाएंगे उसको तभी उसको चलता करें। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, घर में कोई भी चीज़ ठीक करने वाले, उनको कोई इस तरह का डिस्प्ले ना करें पैसे का या और चीज़ों का। इस तरह वो घर का था, पैसे निकालने थे 4500 रुपये अंदर करके लिया था, लेकिन एकदम उसने जब निकाले तो गया नोट बड़े हैं इसके पास। तो पैसों से खरीदे जाने वाली चंद चीजों को पाने के लालच में 2 युवाओं ने 12 साल के सिमरन और फिर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। 2 मासूम बच्चे शिकार बने जुर्म का। जयपुर में रहने वाला 8 साल का हर्षित और दिल्ली में रहने वाला 12 साल का सिमरन। भोले भाले बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाया गया। क्यों? आसान नहीं है ये, लेकिन हमें अपने बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए उन्हें आगाह करना होगा, उनके आसपास मंडराते खतरों से। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। अगर हमें कोई बच्चा किसी तकलीफ में दिखाई दे या फिर हमें इस बात का जरा सा भी शक हो कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो हम 2 कदम आगे बढ़ाकर उसकी मदद कर सकते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, फिर वो बच्चा चाहे हमारा अपना हो या किसी और का। याद रखिए, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।